नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात बिहार की होगी और बात सम्राट चौधरी सरकार की होगी। सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार विधानसभा के भीतर बहुमत ध्वनि मत से हासिल कर लिया। कोई किंतु परंतु था ही नहीं। इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा बहुमत कि कहाँ विपक्ष टिकने वाला। तो सम्राट चौधरी ने भी अपना भाषण दिया और जवाब दिया। मतलब ये वो कहे कि पहले तेजस्वी यादव ने दिया और फिर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। अब सम्राट चौधरी को काम करके दिखाने का वक्त आ गया है। देखिए, पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार कर ले या यूं कहें कि गठन कर ले संपूर्ण रूप से। दिल्ली में बहुत चर्चा है सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा को कुछ बड़ा मिलने वाला है। अब क्या बड़ा मिल सकता है हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन चर्चा बहुत है। तो सम्राट चौधरी ने कल विधानसभा के भीतर कहा, आपने भी यह सलाह दी थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कि थाना, ब्लॉक और सर्किल ऑफिस की निगरानी जो है वह सीएमओ करेगा। यदि इसके भ्रष्टाचार में सम्राट चौधरी 50% तो बहुत है, 25% की कमी भी अगले 3 महीनों में ला दे तो यह बड़ी उपलब्धि हो। और जब तेजस्वी से हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें साफ तौर पर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया में बीजेपी के भीतर इस बात पर भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री ऐसा हो भाजपा का जो सामने बैठे तेजस्वी यादव के सामने जिगरा दिखा सके और जवाब दे सके। तो कल सम्राट चौधरी ने कहा भी कि यदि लालू परिवार ने शकुनी चौधरी परिवार पर, मेरे परिवार पर अत्याचार न किया होता तो मैं नेता नहीं बनता और आज मुख्यमंत्री नहीं बन गया। यह दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी कम उम्र में सबसे पहले लालू यादव की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में ही मंत्री बने थे, बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब डिटर्मिनेशन का वक्त है, संकल्प का वक्त है कि आपको करना है। विपक्ष आपके सामने है नहीं। और विपक्ष कहाँ है, कैसे है? विपक्ष की संख्या कम है और कम संख्या होने के बाद भी आगे जाने की प्रतिस्पर्धा नहीं है। बंगाल का चुनाव भी है। बंगाल के चुनाव के बाद अब जब बिहार में मंत्रिपरिषद का गठन होगा, विस्तार होगा तो देखने की बात होगी। आज हमने देखा कि फिर से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिले हैं और वहां ललन सिंह भी मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि जेडीयू के साथ मंत्रियों की सूची पर रायशुमारी चल रही है। अब अमित शाह से कब मुलाकात होती है, दिल्ली आना ही पड़ेगा सम्राट चौधरी को, क्योंकि लिस्ट तो फाइनल अमित शाह के यहां से ही होना है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कल भी आपने भाषण में देखा होगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के प्रति पूर्ण कृतज्ञता और यह कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि वह उनके कारण मुख्यमंत्री बने हैं। वह भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा की भी पसंद और नीतीश कुमार की भी पसंद। नीतीश कुमार ने कैसा राजनीतिक घेरा तैयार किया कि सम्राट चौधरी के अलावा दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। यह हम और आप समझते हैं इस राजनीतिक दुर्विषय को। तो आगे अजीत जी आप। देखिए, आपने ज्ञानेश्वर जी 2-3 बातें कही। एक तो ये है कि सरकार जो अपना एजेंडा लेकर के चलेगी उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है और ऐसा कौन सा काम करती है जिससे पहले दिन से छाप पड़े। एक जो राजस्थान का की एक कहावत है जिसको हर जगह कहा जाता है कि बिल्ली पहली रात में मारी जाती है। तो पहली रात का मतलब है कि आपका पहला 3 महीना या आपका पहला 100 दिन, आपने 3 महीना ठीक ही कहा, कि उसमें आप क्या छाप छोड़ते हैं, उससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, उससे पहला इंप्रेशन जाता है। दूसरी बात है जो तेजस्वी यादव के सामने और उनके आरोपों पर जवाब देना, और एक जो विधानसभा के अंदर की उनकी जो बातचीत थी, और तीसरा नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध, सद्भाव और कैबिनेट का गठन। ये तीनों बातें हम लोग सबसे पहली बात कर लेते हैं, चूंकि वो संक्षेप में निपट जाएगा क्विकली, चूंकि हम लोग उस पर एट लेंथ बात कर चुके हैं। तो पहली बात तो यही है कि सरकार का जो एजेंडा होता है उसमें सरकार को 1 या 2 विषय चुनना होता है जो आप, जिस पर आप तत्काल अमल करके और लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं कि अब नई सरकार आ गई है। यह मैसेज इसलिए जरूरी होता है, ये मैसेज कई लोगों के लिए जरूरी होता है। ये पुलिस के लिए जरूरी होता है, प्रशासन के लिए जरूरी होता है, ये आम आदमी के लिए जरूरी होता है, दूसरी पार्टियों के पॉलिटिशियंस के लिए जरूरी होता है, अपनी पार्टी के आलाकमान के लिए जरूरी होता है। ये सबके लिए एक मैसेज देना जरूरी होता है कि आप आए हैं तो आपने तुरंत कुछ शुरू किया। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई ये है ज्ञानेश्वर जी की सम्राट चौधरी पर्ची से निकाले हुए मुख्यमंत्री नहीं है कि भजनलाल शर्मा चौथी लाइन में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे थे और अचानक पर्ची निकली तो लोग खोजने लगे कि किधर है भजनलाल शर्मा। अजीत जी कल रात को मैं प्रेस क्लब में था। कल फिर से लोग कह रहे थे
पर्ची में इनके नाम थे, उनके नाम थे, बिहार के भी कुछ पत्रकार कहते ही रहते, लेकिन हम लोग को यह पता था कि पर्ची में दूसरा नाम है ही नहीं, क्योंकि नहीं बिहार की राजनीति और बिहार का समाज विज्ञान ऐसा है जिसमें सम्राट चौधरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी दिख ही नहीं रहा था, और नहीं देगा। भाजपा कहाँ रिस्क लेने वाली थी। और तभी हम लोग ये सारी बातें 5 मार्च से कर रहे थे, ये नहीं कि हम लोग नजदीक आने पर कहना शुरू किया। हम लोगों ने प्योर पॉलिटिकल रीजन बता रहे थे हम लोग कि क्या सामाजिक स्थितियां हैं, उसके हिसाब से फैसला कर रहे हैं, क्या राजनीतिक स्थितियां हैं, आपने किस तरह से नेता बनाया हुआ। 1 से 10 तक सम्राट चौधरी थे, उसके बाद आप जिसका नाम रख लेते, उसके बाद भी हम लोग नाम नहीं रख रहे थे कि 11वें नंबर पर कौन है, क्योंकि हम लोग उस समय भी कंफर्म नहीं थे कि 11वें पर भी कोई है। तो खैर, प्रेस क्लब की बतकही में यह कहा गया, अजीत जी, प्रेस क्लब की बतकही में यह कहा गया कि पहले 26 लोगों की सूची तैयार हुई। सोचिए, 26 लोगों की सूची तैयार हुई, और फिर 5 लोगों की सूची हुई, तो और उन 5 लोगों की सूची में सम्राट चौधरी थे ही नहीं। अब कहां कहां से कैसी कैसी, फिर 3 लोगों की सूची तैयार हुई, और 3 लोग में कौन कौन थे? 3 लोग में सम्राट चौधरी आ गए, 5 में नहीं थे, 3 में आ गए। जब जेडीयू ने दबाव बनाया तो 3 लोग कौन कौन थे? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और विजय सिन्हा। फिर आखिरकार तो चलिए, खैर जो चर्चाएं हैं, लोगों का चकल्लस है, अपना पत्रकारों का भी है। तो ये हमने ये कहा कि वो पर्ची से निकाले गए मुख्यमंत्री नहीं है, बिल्कुल वो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस क्षण की तैयारी कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी बरसों से कर रहे थे, दशकों से कर रहे थे। इसलिए उनको ये लेवरेज नहीं हो सकता है कि आप 5 साल में परफॉर्म करके दिखाइए। उनके बारे में ये धारणा है, और हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कि उनके पास एक योजना होगी, उनको एक करके दिखाना है। उनके मन में पहले से, जब वो पहले से, जो कोई भी व्यक्ति जब किसी पद के लिए पहले से तैयारी कर रहा होता है, हम जब अखबार में थे और सीनियर सब एडिटर हुए और असिस्टेंट सब एडिटर हुए, तो उस दिन हम तैयारी कर रहे थे कि हम संपादक होंगे तो क्या करेंगे। तो हमको आकर के सीखना नहीं होगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी कोई पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं है कि उनको सीखना है या अपना कोई एजेंडा तय करना है। उनके पास एक एजेंडा होगा, 1 2 3 4 उनकी प्रायोरिटी तय होंगी। तो उनको अब आकर के उस एजेंडे पर अमल शुरू कर देना है, ताकि पहले दिन से मैसेज चला जाए। और वो करप्शन रोकना हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस का मामला हो सकता है, जो डिलीवरी सिस्टम है गवर्नेंस का, उस गवर्नेंस के डिलीवरी सिस्टम को अगर वो मजबूत कर रहे हैं, जो हम लोग कह रहे थे, ये इसी करप्शन उसी गवर्नेंस का डिलीवरी सिस्टम में आता है, उसको करके और मैसेज दें, जनता को लगे कि हाँ, एक नई सरकार आ गई है, एक नई व्यवस्था आ गई है। तो ये उनको करना होगा, सबसे पहले करना होगा, और इससे उनके बारे में एक धारणा बनेगी। और जो लोग उनको लेकर के तरह तरह के पूर्वाग्रह की वजह से धारणा बनाए हुए हैं, उनको भी एक जवाब मिलेगा कि नहीं, इफेक्टिव प्रशासक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है, और बिहार की जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली जरूरत, हमने कहा 5 चीजें, मतलब 5 तरह का मैसेज होगा। आम जनता के लिए होगा, पुलिस प्रशासन के लिए होगा, आपकी इमेज के लिए होगा, आपके हाईकमान के लिए होगा, पत्रकारों के लिए होगा। सबको एक मैसेज जाएगा कि सम्राट चौधरी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये काम करना होगा, ये पहली बात। अब इसके बाद की दोनों राजनीतिक बातें हैं ज्ञानेश्वर जी। तेजस्वी यादव, हम लोग पहले दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक हम तो नहीं डिकोड कर पाए हैं। आप बताइएगा कि सम्राट चौधरी लालू जी की पाठशाला के हैं, ये बता के तेजस्वी यादव को क्या हासिल होना है? उस मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे क्या राजनीतिक फायदा होगा तेजस्वी यादव को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मुख्यमंत्री तो हुए बीजेपी में जाकर के ना, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया ना, जेडीयू ने मुख्यमंत्री बनाया ना। तो वो किसी मतलब हो भी, हम कह रहे कि ये विशुद्ध रूप से एक गलत नोशन है, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो इससे आपको क्या हासिल होना है? कभी आपने सुना अजीत जी, कभी आपने सुना कि मगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, जो जेडीयू से ही गए हैं, कभी जेडीयू के किसी नेता ने ये कहा कि मेरे यहाँ से गए व्यक्ति को ही आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा? कोई नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो घर वापसी किए थे, लेकिन यदि घर वापसी किए थे तो आपका घर छोड़कर गए क्यों थे? घर छोड़कर गए क्यों थे? हाँ ठीक, कोई नहीं कह रहा है। और कोई भी उस दिन एक दिन और हम आपसे बातचीत में कह रहे थे कि कोई जेडीयू का ये भी नहीं कह रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पाठशाला के विद्यार्थी। भाई तेजस्वी यादव तो अपना पहला चुनाव 2015 में नीतीश कुमार के नाम पर लड़े थे ना। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े थे वो। भले आरजेडी के सिंबल पर लड़ रहे थे, लेकिन सीएम बनाने के लिए आप वोट मांग रहे थे नीतीश कुमार के चेहरे पर, और नीतीश कुमार ने आपको डिप्टी सीएम बनाया। तो कोई नहीं कह रहा कि आप नीतीश कुमार की पाठशाला के व्यक्ति हैं, क्योंकि उसको पता है कि इसे कुछ भी हासिल नहीं होना है। अब कोई याद दिला, आज कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश्वर जी कहे कि हेमंत पुष्पा किस पाठशाला के हैं? तो लोकसभा में नेता है आरजेडी के। तो ये पाठशाला देखने का। और सुधाकर सिंह पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे? अपने पिता की इच्छा के खिलाफ। ठीक बात है।
तो वो कौन किस पाठशाला का अगर इस आपके इस स्टेटमेंट का कोई आपको राजनीतिक लाभ मिल रहा होता तो हम कहते कि ठीक है आप एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं। आज कांग्रेस का कितना नेता दोहराता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री हैं आसाम के, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा कोई कह रहा है कि कांग्रेस की पाठशाला के हैं, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू कांग्रेस की प्रयोगशाला के कोई कह रहा है, नेफ्यू ने वो जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी समाजवादी पाठशाला से आए। तो कोई नहीं कह रहा है कि कौन किस पाठशाला से। बसवराज बोम्मई जनता दल की पाठशाला से आए थे, सिद्धारमैया जनता दल की पाठशाला से आए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो कोई नहीं कह रहा है कि कौन किस पाठशाला से आया है, क्योंकि उसको पता है कि इससे उसको कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं होना है। तो ममता बनर्जी वो किस पाठशाला का कहिएगा? बिल्कुल, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की पाठशाला से निकली और बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रही, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार साथ, और कांग्रेस से लड़के आज सबसे लड़ रही है। तो ये पाठशाला खोजने से हम करें कि इस तरह की बातें आप करिए तेजस्वी यादव, लेकिन कोई राजनीतिक फायदा आपको होता हो तब करिए, या कम से कम आप ही को समझाएं फोन करके कोई आदमी कि इससे हमको ये लाभ होता है। उनकी पार्टी का कोई तो समझाए कि क्या किस लाभ के लिए कर रहे हैं। भाई आप अपने को संतोष दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि हमारे पिताजी की पाठशाला का आदमी मुख्यमंत्री हो गए तो किसी दिन हम भी बन जाएंगे। तो अगर ये तसल्ली दे रहे हैं मन को तो अलग बात है, नहीं तो ये बिल्कुल अराजनीतिक बयान है जिसका कोई मतलब नहीं है। उल्टे आपके कार्यकर्ता नेता पर क्या असर जा रहा होगा कि यहाँ इसका मतलब कोई चांस नहीं है बनने का, जब उधर दूसरी तरफ जाएंगे तभी बनेंगे। तो ये इस तरह के पाठशाला वाली बात का कोई मतलब नहीं है। फैक्चुअली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये हम लोग पहले भी करते हैं। अजीत जी, एक समानता तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में है ना, कि दोनों से बातचीत करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार की सेहत जब तक सही थी और यदि आपने संदेशा दे दिया तो नीतीश कुमार का फोन घंटे 2 घंटे में आता है। जब सेहत बिगड़ी तो दूसरी बात है। आज के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आप रात को 12 बजे भी संपर्क कर सकते हैं यदि वो आपको जानते हैं, और यदि नहीं भी जानते हैं, उनका नंबर यदि आपको कहीं से मिल गया है और यदि आपने कोई ऐसा संदेश भेजा है जो बहुत ही आवश्यक है तो वह स्वयं नहीं लेकिन उनका कार्यालय फोन कर लेगा। लेकिन तेजस्वी यादव से संपर्क करना सीधे तौर पर बहुत ही मुश्किल है, और राहुल गांधी की समानता है एकदम, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है दोनों के साथ। ना पब्लिक कनेक्ट है आपका, ना पब्लिक से आपको लोगों से जुड़ने की कोई इच्छा है। जब पाठशाला की बात ही करें तो तेजस्वी यादव कुछ तो सीख लेते लालू यादव की पाठशाला से। उनकी पाठशाला खुली रहती थी, बैठे रहते थे वहां, और जब वहां कमरे में चले जाते थे तब भी बाहर उनके उस 10-20 लोग उनकी कुर्सी के आसपास बैठे रहते थे। लालू यादव निकल के आते थे, गप करते थे, फिर चले जाते थे। तो कम से कम उन्हीं से सीख लेते। तो आपने कुछ सीखा नहीं, और जिसने सीखा उसको आप रोज बताते हैं कि उनकी पाठशाला के हैं। भाई आप बेसिक शिक्षा लेकर के वो निकल गए, उसके बाद उन्होंने बड़ी शिक्षा हासिल कर ली, बहुत उच्च दर्जे की शिक्षा हासिल करके मुख्यमंत्री हो गए। अब इसके ऊपर बिहार प्रदेश की राजनीति में क्या पद होता है? कोई पद नहीं होता है। वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री हो गए। भाई तेजस्वी यादव कोशिश करे, वो भी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरी बार में मुख्यमंत्री बने, वो भी कोशिश करे। लेकिन उसके लिए तो काम करना होगा ना। सिर्फ आप जो बयानबाजी करेंगे, और वो भी बयान जिससे पॉलिटिकल लाभ नहीं हो, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अब जो बयान दे रहे थे जिस तरह की, उसका जवाब उसी तरह से जो तुर्की अंदाज होता है उस अंदाज में दे दिया सम्राट चौधरी ने। और लोगों को सम्राट चौधरी ने जो बताया वो पता चलना चाहिए है। 90 के दशक में बिहार में क्या राजनीति हो रही थी ये बताया जाना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी आप भी बताइए, आपके पास भी काफी सारी चीजें हैं, हम लोग भी बताएं कि किस तरह की राजनीति हो रही थी, और उस राजनीति में कैसे शकुनी चौधरी ने अपनी जगह बनाई, कैसे उन्होंने लालू यादव को चैलेंज किया। कैसे कोई समझदार व्यक्ति ये कह सकता है कि शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी लालू यादव की पाठशाला के विद्यार्थी हैं? शकुनी चौधरी ने लालू यादव को चुनौती देकर के राजनीति शुरू की। 1991-92 में जिस समय भी हुआ, जब जातीय सम्मेलन सब हो रहे थे बिहार में, तो शकुनी चौधरी ने कुशवाहा सम्मेलन अलग से किया। उस समय वो विधायक थे, उन्होंने अपना सम्मेलन किया, उन्होंने अपनी एक रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर नीतीश कुमार बाद में चले। लालू यादव के विरोध में पहला रास्ता शकुनी चौधरी ने चुना, कुशवाहा राजनीति करके, कुशवाहा रैली करके, जिसके जवाब में जिन्होंने लालू यादव ने नागमणि को खड़ा किया। तो ये राजनीति जो हो रही थी 90 के दशक में, उसको देखना चाहिए। उस समय शकुनी चौधरी की अपनी पाठशाला थी भाई, उस पाठशाला से उन्होंने अपनी राजनीति की, और उसके बाद नीतीश कुमार जुड़े उनके साथ। फिर कोयरी कुर्मी और ये सब लौकुश का समीकरण बना, 94 में नई पार्टी बनी, समता पार्टी। तो ये पहली पाठशाला जो प्राथमिक पाठशाला है सम्राट चौधरी को, तो समता पार्टी वाली है, तो लालू यादव का विरोध वाली पाठशाला है। तो उन्होंने ये सारे जवाब उस दिन दिए कि लालू यादव ने अगर अत्याचार नहीं किए होते उनके परिवार के ऊपर, उनको मुकदमों में नहीं फंसाया गया रहता उस समय, तो फिर ये शायद इतनी वो राजनीति में नहीं आते। फिर वो हो सकता है अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते। जैसे भाई आखिर उनके भाई लोग और उनके दूसरे रिश्तेदार लोग, उनके बहनों सब नौकरी कर रहे हैं ना। लालू यादव के परिवार की तरफ तो सब लोग राजनीति में नहीं आ गया, शकुनी चौधरी के परिवार
नहीं है, नहीं है। हम लोगों ने देखा है बिजनेस करते हुए सम्राट चौधरी के भाई को और उनके बहनोई को नौकरी करते हुए। भाई वो भी आ बिल्कुल, जाए, कहीं से एमएलए एमपी हो जाए, कहीं से राज्यसभा चले जाए, कहीं से एमएलसी हो जाए, या इस धंधे में लग जाए जमीन कब्जा करने और पैसा कमाने में। तो वो तो नहीं कर रहा है उनका परिवार। हुँ, हुँ, तो ये भी हो सकता है नहीं करते, लेकिन अब उस समय बिल्कुल, घटनाक्रम ऐसा हुआ, इनको आना पड़ा, करना पड़ा। तो ये सारी चीजें क्यों गड़े मुर्दे उखड़वाने हैं तेजस्वी यादव को? उसे क्या हासिल होना है? आप हुँ, आगे की पॉलिटिक्स आपने, जैसे नीतीश कुमार की सरकार बनी, 202 एमएलए हुए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 100 दिन दे रहे हैं इनको, फिर अटैक करेंगे। तो उसके बाद गायब हो गए वो, कहीं पता नहीं कहाँ रहे, क्या क्या किया। असली बिल्कुल, अब अनाउंस करें आकर के कि हम सम्राट चौधरी को 100 दिन दे रहे हैं, ये पहली बार हुँ, मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार इनके हाथ में प्रशासन आया है, उसके बाद हम इनके खिलाफ अभियान शुरू करेंगे, अगर कोई काम गड़बड़ होगा तो हम करेंगे। आपने एक अच्छी बात कही तेजस्वी ने कि सरकार को अगर बिहार के भले के लिए कहीं जरूरत होगी तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं, हम साथ हाँ, देने को ठीक है, ये तैयार हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बात है, आप क्रिएटिव अपोजिशन की भूमिका निभाइए, और उसके बाद आप निजी हमले मत करिए सम्राट चौधरी के ऊपर या नीतीश कुमार के ऊपर या किसी के भी ऊपर। आप हुँ, राजनीति नीतिगत मुद्दे उठाइए, क्योंकि यह जो सरकार है सम्राट चौधरी की, इसको बहुत सारे काम करने हैं, और जब काम हुँ, करेंगे तो उसमें कमी निकालने की बहुत गुंजाइश रहेगी। कुछ नहीं करिए तो कोई कुछ कमी नहीं निकालता है। जब काम करेंगे तो आप नजर रखिए, आप चौकीदारी करिए। भाई चौकीदारी बिल्कुल, तो होता है, अपोजिशन जो है चौकीदार होता है, उसको चौकीदारी के लिए अब बिहार की जनता ने आपको चुना है, तो आप चौकीदारी करिए, सरकार से काम करवाइए, हुँ, सरकार को टो पर रखिए, सरकार को एकदम अलर्ट मोड में रखिए कि आप काम करिए, नहीं तो हम। लेकिन आप क्या अलर्ट मोड में रखेंगे? सरकार खुद ही अलर्ट मोड में है और आप सोए रहते हैं, आपका कोई पता ही नहीं चलता है। आज आज बिल्कुल, आज आज राहुल गांधी गए बंगाल में 3 सभा करेंगे, और कल से 3 दिन की छुट्टी पर चले जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप जाना है उनको। भाई सोचिए, 27 तारीख, सोचिए 27 तारीख तक कलकत्ता का चुनाव, बंगाल का चुनाव है सेकंड फेज का, तो आप क्यों नहीं बंगाल में रुक रहे हैं? 27 तारीख तक अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री रात में रुके परसों, और राहुल गांधी को अंडमान निकोबार जाना है 26 से 28। तो इस तरह हुँ, की जो राजनीति है, तेजस्वी यादव भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। निश्चित आप है, कुछ तो सीखिए। आप सम्राट चौधरी को जो है देखिए, उन्होंने क्या लर्न किया। अब समाजवादी राजनीति की उससे, ग्राउंड पॉलिटिक्स से, जेडीयू की नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स से, बीजेपी की पॉलिटिक्स से, और अपना एक अपनी जगह बनाया, अपना एक मुकाम बनाया, उस पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कर रहे थे, जो या बीजेपी की जो लाइन है। हुँ, तो क्रिएटिव अपोजिशन, जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए तेजस्वी यादव, और निजी आर्गुमेंट में नहीं जाए। और एक बड़ी विनम्र सलाह है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें उखड़ेंगी, निकल आएंगी बिल्कुल, आप जब ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करेंगे, तभी तो 90 के दशक के जंगल राज की यादें लोगों के दिमाग से जाएंगी। तो जी, आप काहे क्यों उखाड़ रहे हैं? लोग फिर दूसरा भी बताने लगे कि आपने क्या क्या किया उस समय। और सम्राट हुँ, चौधरी तो बहुत सारी चीजों के साक्षी रहे हैं, वो तो उनके विरोध में, आंदोलन से ही उनकी राजनीति शुरू हुई 94 में। तो हुँ, इस हुँ। बात को इंस्टिगेट मत करें कि कोई आदमी उस समय के गड़े मुर्दे और उखाड़े। देखिए ना जी, गड़े मुर्दे तो ऐसे उखाड़े गए थे कि बेवजह, जहाँ कहीं दूर से कोई नाता रिश्ता नहीं था, लोगों ने हाँ, शिल्पी गौतम में बताइए। सम्राट चौधरी का नाम घसीट दिया था। यह तो मेरी लाल डायरी थी, जिसमें सब कुछ दर्ज था कि हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया कि सम्राट चौधरी राकेश कुमार नहीं थे, ये दूसरे राकेश कुमार थे, जिनका धंधा आइसक्रीम का था। तो हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़िएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, और सब आदमी के पास आपके जैसा वो ऑथेंटिक फैक्ट लेके आदमी नहीं बैठा ना कि पूर्ण विराम लगा देगा विवाद पर, बिल्कुल, कंट्रोवर्सी बिल्कुल। पर पूर्ण विराम लग जाए। अभी कितने तरह की कंट्रोवर्सी तेजस्वी यादव को लेकर के हो रही है, उनके परिवार को लेकर के हो रही है, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर के हो रही है, जिस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं उसको लेकर के हो रही है, बहनों के साथ जिस तरह की स्थितियां हैं उनको लेकर के हो रही है, 50 भाई को लेकर के जिस तरह के विवाद है, 50 तरह के विवाद है। तो हुँ। इस विवाद में हम लोग तो कतई नहीं जाते हैं। हम लोग आज तक कभी इस बात को लेकर के कभी चर्चा नहीं हम लोगों ने की निजी तौर मैं पर। तो चर्चा ही नहीं करता, मैं पारिवारिक विवादों की चर्चा नहीं करता। हाँ, आप जब पारिवारिक विवाद आपका राजनीति में आता है तो उसकी चर्चा होती है। हाँ, बिल्कुल, राजनीति, बिल्कुल। आप विशुद्ध एक राजनेता है ना भाई, 11 साल का आपका अनुभव हो गया। 2015 से 26 आज हम लोग बात कर रहे हैं, 11 साल का अनुभव। 11 साल में तो बहुत चीजें हो जाती हैं 11 साल की राजनीति जी, में। आप जी। 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके, 3 बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके, अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं आप वहां। 38% वोट आपको मिला है अपोजिशन में, ये बहुत बड़ा वोट परसेंटेज होता है। एक तो ऐसा कहिए कि कोई तीसरी ताकत नहीं उभरी। अगर तीसरी हुँ, ताकत बिहार में उभर गई होती, प्रशांत किशोर अगर 6-8% वोट लेने की हैसियत में आ गए रहते, तो हुँ, 38% वोट पर कुछ तस्वीर दूसरी ही होती। वो तो बिल्कुल, एकदम प्रशांत किशोर का जो अगर पंक्चर नहीं होता कैंपेन उनका, और फॉरवर्ड्स के वोट और कुछ एस्पायरेंट, जो एस्पायरेशनल यूथ के वोट उनको चले जाते 6-8%, तो बीजेपी के खाते से ही जाते ना, एनडीए के बिल्कुल, खाते से बिल्कुल। जाते, फिर तो 38% वोट पर बहुत बड़ा खेल हो जाता। तो आप हुँ, अभी भी एकदम वर्ज, आप ऐसी जगह पर हैं जहां से आप सत्ता के लिए आगे बढ़ सकते हैं, वो हुँ, राजनीति करें।
ये इस तरह की राजनीति जो निजी राजनीति या अराजनीतिक बातों से कुछ हासिल नहीं होना है। आप एक सार्थक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, सरकार को टो पर रखिए, सरकार को आप एकदम अलर्ट मोड में रखिए कि सरकार काम करे बिहार के लोगों के लिए। सरकार अगर चलिए, अलर्ट, अगर सार्थक और मीडिया, रचनात्मक विपक्ष, सार्थक और रचनात्मक विपक्ष। दिल्ली में बड़ी चर्चा है अजीत जी विजय सिन्हा को लेकर कि नंबर 1 पसंद करते हैं और विजय सिन्हा को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे दूर तक संदेशा जाएगा और नई सरकार। अब मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दिल्ली आने के पहले उनसे मिला भी था और हमारी बातचीत में लगा था कि देखिए उन्हें मिलना तो है कुछ। कल भी आपने देखा कि जब बहुमत के वक्त कल 2 बार उनकी सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, कल 2 बार। तो रिश्ते भी सुधर रहे हैं, रिश्ते भी सुधर रहे हैं। रिश्ते में खटास कहाँ है यह भी हमको पता है। यदि बड़ा कुछ मिल जाता है जो चर्चाएं हैं, इसके बाद हम लोग सैटेलाइट टाउन पर आएंगे, लेकिन विजय सिन्हा को बड़ा मिलना और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, इसका मतलब बीजेपी जो है ये लवकुश समीकरण और साथ में सवर्ण समाज को भी यदि मिल जाता है तो फिर उस समीकरण को भी साथ कर फिर आगे बढ़ना चाहती है। इसका परिणाम तो इसके संकेत तो यही लगते हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करेगी ज्ञानेश्वर जी, इस बात को हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं, और जेडीयू भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करेगी। कोई किसी के सामने सरेंडर नहीं करने वाला है, कोई अपना अस्तित्व दूसरे में विलीन करके और दूसरे को नहीं मजबूत करेगा। दोनों अपनी अपनी राजनीति करेंगे और यही राजनीति के तहत ना नीतीश कुमार ने जो डिप्टी सीएम बनाया विजय चौधरी को, नंबर 2 पर उनको शपथ दिलाई। और उनको जो उनकी जाति के लोगों में जो एक नाराजगी थी, जो हमको पहले भी हम एक दिन बता रहे थे आपको कि भाई कैबिनेट में, भारत सरकार के कैबिनेट में एक पद मिला वो भी भूमिहार को, और बिहार में डिप्टी सीएम भी भूमिहार को। तो जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर के नाराजगी है, लेकिन इसका मैसेज तो ग्राउंड पर जाता है। और हमेशा हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमेशा मजबूत भूमिहार नेताओं को आगे बढ़ाया, जो जिनका अपना आधार रहा था। बीजेपी ने उस तरह से नहीं किया, बीजेपी ने बल्कि क्रश कर दिया, दबा दिया। चंद्रमोहन राय जो ज्ञानेश्वर जी 2005 की 2 ही क्रांति थी, एक कानून व्यवस्था की क्रांति थी और चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य विभाग और कानून व्यवस्था। तो जो उस समय हम लोगों ने देखा था और हम लोग चमत्कृत रह गए थे। मोतिहारी में और बेतिया में हम लोग देखते थे कि सदर अस्पताल इतना चकाचक हो गया है, वहां जनरेटर चलने लगा, डॉक्टर बैठने लगे, दवाइयां मिलने लगी, लोग इलाज कर रहे। तो ये क्रांति थी। तो बीजेपी ने तो आगे नहीं बढ़ने दिया चंद्रमोहन राय को, तो नीतीश कुमार ने बढ़ाया है हमेशा। ललन सिंह देखिए किसी भी समय बड़े नेता थे, अरुण कुमार किसी भी समय बड़े नेता थे, विजय चौधरी है, महाचंद्र सिंह है, रामेश्वर प्रसाद सिंह है, वो तमाम नेता जो कुछ असर रखते थे वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे। बीजेपी तो ये ओपन नहीं छोड़ सकती है ना फील्ड अपनी अपनी तरफ से कि ले जाए नीतीश कुमार ले जाए। तो बीजेपी को भूमिहार राजनीति अपने कमान में रखनी है। जो कैलाशपति मिश्र के समय भूमिहारों ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का ही दामन थामा था, वो लालू यादव के साथ लड़ाई में, तो बीजेपी उनको अपने साथ बनाए रखना चाहती है। और जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा सम्राट चौधरी को घोषित किया, उसी तरह से सवर्ण राजनीति के लिए, भूमिहार राजनीति के लिए अपना चेहरा विजय सिन्हा को घोषित किया है। उनका मेरिट पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उनको अभी जैसे एक मंत्रालय मिला जो राजस्व और भूमि सुधार, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कामयाबी कितनी मिली इतनी जल्दी, तो 4 महीने में क्या कामयाबी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनको रखना है सेंटर में। अब सेंटर में रखने का एक तरीका तो ये था कि आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, तो प्रदेश अध्यक्ष इतनी जल्दी बदलेगा नहीं। अभी संजय सरावगी को बनाया गया है और बहुत जल्दी जल्दी बदला गया। सम्राट चौधरी के बाद दिलीप जायसवाल के बाद संजय सरावगी, बहुत जल्दी जल्दी अध्यक्ष बदला गया है। तो वो नहीं होगा। सरकार में क्या बड़ी भूमिका दे सकते हैं, कोई बड़ी मिनिस्ट्री दे करके क्या मैसेज दे सकते हैं। लेकिन राजस्व भूमि सुधार विभाग तो मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि राजस्व भूमि सुधार विभाग मिलना होता तो यह सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, उन लोगों का निलंबन वापस नहीं लेती जो विजय सिन्हा के निर्णयों के खिलाफ हड़ताल पर गए थे। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग मिलता नहीं दिख रहा है। अब इससे बड़ा विभाग क्या होगा, या कुछ और भूमिका तय की जा रही है? कई तरीके की चर्चाएं हैं, तो यह भी देखने की बात है अजीत जी। हाँ, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, बड़ा तो उनको बनाया जाएगा। जैसे आप रोड ट्रांसपोर्ट ही दिया गया था नितिन नवीन को, उसके बाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हो गए वो। तो उस बड़ी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री जिसका मैसेज जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाली मिनिस्ट्री तो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि सारा डायनेमिक्स बिगड़ जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का कोई मिनिस्ट्री देते हैं तो सारा डायनेमिक्स बिगड़ जाएगा। फिर वो बीजेपी अभी नहीं पैदा करना चाहेगी, जहां तक हमको समझ में आ रहा है। तो कोई ऐसा रेवेन्यू रिच मिनिस्ट्री हो और बड़ी डिलीवरी करने वाली मिनिस्ट्री हो, या जिसमें और इंटरेस्ट ऐसे लोगों का हो, ऐसे समूहों का हो जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है।
या गुड गवर्नेंस के लिए, तो उनको कुछ बड़ा दे करके एडजस्ट किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का रूल्ड आउट अगर हम लोग कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री में कुछ बड़ा दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। तो उनको नहीं जरूर वो तो संभव नहीं, संभव उनको एडजस्ट करके बीजेपी, चूंकि अब ये ऐसा लग रहा है यहाँ कि बीजेपी जेडीयू, जिस तरह से एक समय ऐसा होता था कि हर जाति राजपूत वोट के लिए करती थी, हर पार्टी राजपूत वोट के लिए करती थी, या हर पार्टी बिल्कुल कुशवाहा वोट के लिए करती थी, उस तरह से हर पार्टी भूमिहार वोट के लिए कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि हमारे साथ आ सकता है, जेडीयू को भी लग रहा है हमारे साथ है, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस भी नहीं कसर छोड़ती है। तो ये एक महत्व जो है भूमिहारों ने अपना बीजेपी को समझ, बनाया। बीजेपी ने बिहार के समाज विज्ञान को समझा है ना, सोशल फैब्रिक को। अब तो देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, सर्वमान्य नेता हो गए। नहीं तो पहले कुशवाहा और राजपूत के बारे में कहा जाता था कि ये दोनों जातियां टैक्टिकल वोटिंग करती है, अपनी जाति को उम्मीदवार को देखती है। ब्राह्मण भूमिहार ने ये नहीं देखा, उसने सिर्फ बीजेपी को देखा, जेडीयू को देखा, इसीलिए उन्हें कहा भी गया कि ये बंधुआ मजदूर है, इसलिए कहा भी गया कि बंधुआ। और झारखंड बिहार दोनों जगह बंधुआ मजदूर, उत्तर प्रदेश में भी बंधुआ मजदूर। भाई हम तो बार बार कहते हैं, झारखंड में एक एमपी जीते थे रविंदर राय, और उनकी टिकट काट दी भारतीय जनता पार्टी ने, तब भी एक एक भूमिहार वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल तो वो बिल्कुल तो थे, लेकिन अभी एक धारणा बनी है जब से ये बात आई कि तेजस्वी यादव घुमाई समीकरण बना रहे हैं, तो ये बात चली आई और लोगों ने वोट दिया। लोकसभा चुनाव में आकाश प्रसाद सिंह को लोगों ने वोट दिया, लोकसभा चुनाव में लोगों ने उनको मुन्ना शुक्ला को भी वोट दिया, और भी जो कैंडिडेट थे उनको अजीत शर्मा को दिया। तो लोगों ने कांग्रेस आरजेडी के कैंडिडेट्स को भी वोट दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह को तो खैर जहां लड़े वहां वोट मिला उनको, जब चाहे मुजफ्फरपुर लड़े हो, मोतिहारी लड़े हो, जहां लड़े वहां वोट मिला भूमिहारों का। तो उस टैक्टिकल वोटिंग ने उनकी हैसियत भूमिहार मतदाताओं की बढ़ाई है, और इसके लिए हर पार्टी को एक नेता, एक चेहरा दिखाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब विजय सिन्हा बिहार की राजनीति में वो चेहरा हो सकते हैं, तो वो छोड़ेगी नहीं, बीजेपी उनको बड़ी अच्छी भूमिका देकर के रखेंगे। चलिए, तो देखिए अच्छी भूमिका देकर के रखेंगे विजय सिन्हा को। अब आते हैं, देखिए तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात करें। सम्राट चौधरी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सैटेलाइट टाउनशिप। जैसे देखिए यह बात हम लोग बार बार कहते थे कि, और हम लोगों ने पहले ही दिन कहा था कि अर्बन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, आईटी, ये सब ऐसे मंत्रालय हैं जहां समझदार लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो देखिए सम्राट चौधरी ने इस पहली कैबिनेट में सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में फैसला हुआ। यह फैसला हुआ कि वहां जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई और सरकार डेवलप करेगी, जैसे नोएडा में, गाजियाबाद में डेवलप किए गए। आज हम अखबार में पढ़ रहे थे और किसी भद्रजन ने फोन भी किया कि चलिए आपने खरीद बिक्री पर रोक लगा दी, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, हम इसके पक्ष में। यदि आपने रोक नहीं लगाया होता तो जमीन की कीमतें आसमान पर चली जाती और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमने दैनिक जागरण की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यह कहा गया कि सरकार जमीन एक्वायर करेगी जो भूमि के मालिक हैं, और फिर 55% जमीन उन्हें वापस कर देगी डेवलपर। तो हाँ, तो जो लैंड ऑनर है, इसी 55% से चूंकि वह जमीन विकसित हो जाएगी, मुनाफा भी हासिल करेंगे और मुआवजा भी हासिल करेंगे। चलिए ठीक बात है, लेकिन इन सब चीज के लिए आपको एक टाइम फ्रेम की जरूरत होगी। और दूसरी बात, जिन्होंने फोन किया अजीत जी, उन्होंने कहा कि देखिए जमीन बिहार के लोगों को कब कब काम आता है, कभी बेटी की शादी में, कभी पढ़ाई लिखाई में। तो आप यदि बंद कर दे, हाँ बीमारी में, और कहेंगे कि हम जब डेवलप कर लेंगे तब 55% वापस करेंगे, तो बीच में यदि कोई संकट आएगा या कोई आफत आएगी तो फिर ये परेशान लोग कैसे करेंगे। आपकी योजना बहुत अच्छी है, बिहार में अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जो आप सिविल एविएशन के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ एयरपोर्ट खोल लेंगे, वहां एयरपोर्ट खोल लेंगे, लेकिन बीच में क्योंकि जमीन बीमारी में, शादी में, श्राद्ध में, पढ़ाई में काम आता रहा, उनके लिए भी आपको सोचना होगा, नहीं तो एक दूसरे तरीके का बखेरा और दूसरे तरीके का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बारीक बात है, जिनने भी आपको ये इस तरफ ध्यान दिलाया, ये बारीक बात है। सरकार की पता नहीं इस पर नजर गई या नहीं गई होगी, तो अभी तक अब तो समझ ही गए होंगे वो लोग भी, इस चीज को देख रहे होंगे कि एक नुक्ता है, इसको कैसे निपटाएं, कोई अपवाद बनाए, उसमें एक्सेप्शन कई बार सरकार बना सकती है। ये कई बार ये भी हो सकता है कि भाई कलेक्टर के यहाँ, ये कलेक्टर के हाथ में एक सुविधा रहे कि किसी के साथ ऐसी मजबूरी है तो उसको कुछ परमिशन दे, कोई एक्सेप्शन बनाने का एक हो सकता है। सरकारी जमीन खरीद लेगी, सरकारी खरीद ले, उस समय का मार्केट का जो रेट है उसी समय मुआवजा दे करके सरकार खरीद ले उनसे, एक्वायर करके और डेवलप करके बेचने के बाद, बेचने से पहले ही खरीद ले, अपना मालिकाना सरकार का हो जाएगा। तो ये उपाय इसके बारे में करने होंगे।
और ये जो सबसे जरूरी बात आपने कही ना कि एक टाइम फ्रेम तैयार करना होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सफल नहीं हुए हैं, भारत सरकार का स्मार्ट सिटी का बिल्कुल। प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ है, किसी को हम्म, कोई स्मार्ट सिटी कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए सैटेलाइट सिटी आप बनाएंगे तो एक टाइम फ्रेम उसका होना चाहिए कि कब तक आप बना लेंगे, और उसके लिए आप बजट आवंटन और सरकार का अनुदान देखिए। हम अभी जो विजयवाड़ा बन रहा है वो तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन एक तीसरा शहर तेलंगाना सरकार एक बनवा रही है, हैदराबाद के पास एक शहर ज्ञानेश्वर जी, और क्या वो शहर बन रहा है। मतलब उस शहर के लिए अपना रेलवे, अपनी सड़क की व्यवस्था, अपने होटल्स, अपने तमाम चीजें उस शहर के लिए बन रही है, और तमाम जी, बड़ी कंपनियों ने पहले से वहां इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। तो हम्म, इस तरह का आप जब एक टाइम फ्रेम देंगे तो कंपनियों के दिमाग में भी जो वहां इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आना चाहेगी वहां, बिल्कुल। उसको भी एक क्लैरिटी होगी कि ये जमीन है, यहाँ लिटिगेशन नहीं है, सरकार मॉनिटर कर रही है। उसके लिए आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना होगा। पहले खैर वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो अधिकारी लोग बताएंगे उनको, लेकिन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाइए आप, और हम्म, उसकी जिम्मेदारी हो सैटेलाइट सिटीज को डेवलप करने की, जमीन को एक्वायर करने की, उसका टाइम फ्रेम तय हो, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाइए, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर आना चाहे, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का तुरंत एक ब्लूप्रिंट बना करके एक मॉडल जो वो मास्टर प्लान होता है वो रख देना चाहिए सरकार को। ये बिल्कुल। इससे भी बिहार के लोगों में एक भरोसा, उम्मीद तो जगेगी कि कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं बिहार हम्म, में। जो चूंकि उसके साथ हम तेलंगाना का मॉडल देख रहे हैं, किसी को भेज करके बिहार सरकार को तेलंगाना का वो मॉडल दिखवाना चाहिए, जहां बिल्कुल। जो उसके लिए किस तरह का डेवलप किया जा रहा है उसको, और हम्म, क्या वैसा बिहार में हो सकता है, क्यों मतलब जो पहले आईटी हब, सेमीकंडक्टर हब, ये सब बनाने की बात बिहार में हो चुकी है। तो वो जी, सारी चीजें जो है उसी सिटी जो आप सैटेलाइट सिटी डेवलप करें वहां बने, तो ये और बढ़िया बिल्कुल। होगा। नहीं जी, तो सारे लोग यही चाहते हैं ना कि हम सब पटना में बना दे, तो फिर उसे कोई लाभ हम्म, नहीं होगा। तो इसका हम्म, ये सब हो सकता है कि इन लोगों ने सब पर विचार किया हो हर पहलू पर, लेकिन एक टाइम फ्रेम के साथ, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ आगे बढ़ के, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करें। ज्ञानेश्वर जी, कोई सरकार जो नौकरी करने योग्य आबादी के 5% से ज्यादा को नौकरी नहीं दे सकती। बिल्कुल, 95%, बिल्कुल। 90% आदमी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। जब वो ग्रो करेगा तो वहां रोजगार की संभावना भी बनती है, 10 तरह के बिजनेस की संभावना बनती है। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिहार में बढ़े। चलिए, तो देखिए बिहार की बात हम लोग करते रहेंगे और सम्राट चौधरी को भी बताते रहेंगे कि आपको यह करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं और बिहार का विकास चाहते हैं। तो देखते रहिए लाइव स्पीच को। यदि अब तक आप लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।